everyone, this is part 3 of chapter number 5, Natural Vegetation and Wildlife. Students, in our previous video, we discussed some part of this chapter. Like in part 2, we discussed about the forest, vegetation plus factors affecting the natural vegetation and the importance of forest. In this video, we will discuss about ecosystem. Okay, so ecosystem, as you can study this question, this part in your previous classes also. Ecosystem क्या होता है? Okay, and it's an important question also. According to 3 mark, write a short note on ecosystem. What do you know by ecosystem? How can you explain the ecosystem? Reinterpret the ecosystem in your own terms. Okay, whatever the type of question, you should know about the ecosystems and related terms with ecosystem. सो इकोसिस्टम है क्या? इकोसिस्टम बहुत इजी है समझना. आप जस्ट जो है आप एक ऑर्डर फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इकोसिस्टम क्या है? एज यू कैन सी हियर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. इकोसिस्टम में क्या होता है? प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, प्लस एनिमल्स होंगे. एनिमल्स जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आ जाते हैं. बट प्लांट और एनिमल के साथ क्या होती है? क्लाइमेटिक कंडीशंस. ओके, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं. यानी इकोसिस्टम क्या है? जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों होते हैं विद क्लाइमेटिक कंडीशन. यानी अगर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है तो टाइप ऑफ प्लांट्स भी चेंज होंगे एंड टाइप ऑफ एनिमल्स भी चेंज होंगे. लाइक अगर किसी एरिया की हॉट क्लाइमेट है, वार्म क्लाइमेट है, तो वहाँ की जो वेजिटेशन होगी वो भी उसी के अकॉर्डिंग होगी. लाइक साउथ अमेरिका में जो अटाकामा डेजर्ट था, वहाँ की क्लाइमेट वार्म थी. दैट्स व्हाई वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स मिलेंगे. और जो अमेज़न फॉरेस्ट था, वहाँ की क्लाइमेट कैसी थी? वहाँ की क्लाइमेट के अंदर जो ह्यूमिडिटी थी. दैट्स व्हाई वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विल चेंज टुगेदर. वो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं. इट मीन्स क्या हुआ कि क्लाइमेटिक कंडीशन के चेंज होने के साथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे इम्पैक्ट आएगा, दोनों ही चेंज होंगे. एंड प्लांट्स और एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम. बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो एनिमल, वी आर ऑल्सो एनिमल. बट डिफरेंस कितना है? हम जो है हमने अपने आप को मॉडिफाई किया है, हम अपने आप को चेंज कर चुके हैं विद द बेस ऑफ टेक्नोलॉजी. हम बहुत सारे डेवलपमेंट कर चुके हैं, बट एनिमल्स पे है वहीं पे ही है. ओके, सो क्लाइमेटिक कंडीशन में प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों चीजें आती हैं. ओके, और ये सब मिलके प्लांट्स एनिमल्स विद देयर क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सब मिलके क्या बनाती हैं? इकोसिस्टम बनाती हैं. ओके, आपको ये चीजें अगर अंडरस्टैंड हो गई है तो आप इसके डेफिनेशन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो डेफिनेशन क्या होगी? द सिस्टम, दिस वन, the system created when all the plants and animals living in a area, all the plants and animals living in a area interact together with their surrounding is known as ecosystem. ये जो plants और animal है, ये अपनी surrounding conditions के साथ जब interact करेंगे तो उसको हम combinedly क्या कॉल करेंगे? इकोसिस्टम कॉल करेंगे. एज यू कैन सी इन दिस फिगर, ये क्या है? इकोसिस्टम. इस इकोसिस्टम में आपको लिविंग थिंग्स भी मिलेंगी लाइक प्लांट्स एंड दिस वाटर, और नॉन लिविंग थिंग्स भी आपको मिलेंगी. ओके, लिविंग थिंग्स में देखिए यहाँ पर क्या है? लाइक ये रैबिट है. ओके, रैबिट भी है, प्लस ट्रीज भी है, जो नेचर की बाकी सारी चीजें हैं वो भी है, सन भी है. तो ये कंप्लीटली कंबाइंडली क्या करते हैं? ये लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं. जो रैबिट है, एनिमल है, वो भी विद द हेल्प ऑफ नेचर इकोसिस्टम के अंदर रह के अपनी नीड्स को फुलफिल करता है. और ट्रीज को भी जो सन जो लाइट्स है, प्लस उसको जो रेनफॉल चाहिए, उसको जो मॉइस्चर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, वाटर चाहिए, वो भी उसको कहाँ से मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है. मीन्स living and non-living, both the things, plants and animals are interacted with each other and combinedly they known as ecosystem. उनको हम क्या बोलते हैं? उनके सराउंडिंग के साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो उसको हम उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे?
मॉइस्चर्स भी चाहिए, उसको ह्यूमस भी चाहिए, फर्टिलिटी भी चाहिए, तो उसको कहाँ से मिलेगा? नेचर से मिलेगा। सेम लाइक विद द एनिमल्स ऑल्सो, एनिमल्स को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? उनको अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या चाहिए? उनको फूड चाहिए, वाटर चाहिए, शेल्टर चाहिए। वो सारी चीज़ें उनको कहाँ से मिलेंगी? इसी नेचर से मिलेंगी, इन प्लांट से मिलेंगी। मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स, अब देखिए प्लांट्स को नेचर से चीज़ें मिल रही है, एनिमल्स को भी नेचर से उनकी नीड्स फुलफिल हो रही है, बट नेचर के पास कहाँ से आ रही है? विद क्लाइमेटिक कंडीशंस। ओके, लाइक जो एरिया ड्राई होगा वहाँ पे ड्राई टाइप की वेजिटेशन होगी, और जो एरिया जो है जहाँ पे मॉइस्चर्स होंगे, ह्यूमिडिटी होगी, सॉइल की फर्टिलिटी होगी, वहाँ पे आपको हर टाइप की नेचुरल चीज़ें मिलेंगी। तो मीन्स क्या होगा? विद इन क्लाइमेटिक कंडीशन बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बिना नेचर के एनिमल्स ग्रो नहीं कर सकते, बिना नेचर के हेल्प के प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते हैं। सो क्या हुआ? दोनों, और जब नेचर, अगर ये प्लांट्स और एनिमल्स ही नहीं होंगे तो नेचर का भी कोई बेनिफिट नहीं है। सो मीन्स क्या हुआ? ऑल आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके, आई होप आपको इकोसिस्टम जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इकोसिस्टम के साथ एक और टर्म आती है, दैट इज बायोम। बायोम क्या होता है? यहाँ पे तो क्या है, एक होता है छोटा सा इकोसिस्टम और एक होता है लार्ज इकोसिस्टम। सो बायोम इज लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज कॉल्ड बायोम। यानी एक लार्ज इकोसिस्टम जहाँ पे लैंड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल लाइफ मिले, उसको हम क्या बोलेंगे? बायोम बोलेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक पॉन्ड है, छोटा सा पॉन्ड है, उसके अंदर कुछ फिश है। ओके, तो वो फिश क्या है? उनका अपना एक इकोसिस्टम है, छोटा सा इकोसिस्टम। ओके, और लाइक एक बहुत बड़ा ओशन है, लाइक पैसिफिक ओशन और व्हाटएवर द ओशन टाइप, एक बहुत बड़ा ओशन है, उसके अंदर बहुत सारी फिश आपके पास होंगी, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिश होंगी, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन होगी, तो उनका एक अपना अलग इकोसिस्टम है, वो बहुत लार्ज इकोसिस्टम है। तो बायोम क्या होता है? इट्स अ लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड। टेरेस्ट्रियल कंडीशन के साथ लैंड पे छोटा इकोसिस्टम भी होता है और बहुत बड़े वाला लार्ज इकोसिस्टम भी होता है। सो बायोम क्या होता है? एक लार्ज इकोसिस्टम होता है एंड ह्यूमन बीइंग्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। ह्यूमन बीइंग भी इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ऑल्सो इंटरैक्ट एंड इंटर रिलेटेड विद दिस इकोसिस्टम। ह्यूमन बीइंग की भी तो बहुत सारी नीड्स ऐसी हैं जो नेचर से फुलफिल होती हैं। लाइक हमें वाटर चाहिए, वी डिपेंड ऑन नेचर। हमें ट्रीज चाहिए, हमें वुड चाहिए, वी डिपेंड ऑन नेचर। हमें एयर चाहिए, हमें टेम्परेचर चाहिए, प्रेसिपिटेशन चाहिए, वी डिपेंड ऑन नेचर। मीन्स हर एक चीज़ के लिए, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए हमें नेचर पे डिपेंड रहना पड़ता है। दैट्स वाई ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। बट अगर ह्यूमन बीइंग इकोसिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, देन ह्यूमन बीइंग शुड प्रोटेक्ट द नेचर। बट क्या ह्यूमन बीइंग नेचर को प्रोटेक्ट कर रहा है? नो, ह्यूमन बीइंग तो क्या कर रहा है? फॉरेस्ट कटिंग करता जा रहा है, एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता जा रहा है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता जा रहा है। व्हाई? बिकॉज here are the issues related to it, need and impact। ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए ह्यूमन बीइंग नेचर को यूटिलाइज करता है। बट अगर वो जस्ट अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए नेचर को यूटिलाइज करे, देन इट्स ओके, बिकॉज नेचर होता ही है कि उसका यूज़ किया जाए। बट जितनी हमारी नीड्स है उनको अगर फुलफिल करना है तो नेचर के पास बहुत रिसोर्सेज है, सफिशिएंट है। गांधी जी ने एक टर्म यूज की थी, कोट दिया था, दैट नेचर हैज सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर द नीड, नॉट फॉर द ग्रेड। यानी नेचर में जो रिसोर्सेज हैं हम उनको अपने यूज़ के लिए, अपने नीड को फुलफिल करने के लिए तो यूज़ कर सकते हैं और नेचर हमारी नीड्स को फुलफिल करेगा भी, बट नॉट फॉर द ग्रीड, हमारे लालच के लिए नहीं है। वट वी आर डूइंग, वी आर एक्सट्रैक्टिंग द रिसोर्सेज एट अ लार्ज एक्सटेंट।
अगर हम मिनरल्स की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, हम क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, नेचर डिग्रेडेड होती जा रही है, रिसोर्सेज कम होती जा रही है। सो उस नीड की वजह से, वो जो नीड जो हमारी ग्रीड बन चुकी है, उस ग्रीड की वजह से क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा है, और उससे इम्पैक्ट क्या होगा, डेफिनेटली रिसोर्सेज को जब हम ओवर यूटिलाइज करेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट होगा नेगेटिव ही होगा, और वो इम्पैक्ट नेचर पे पड़ेगा, बिकॉज रिसोर्सेज जो है डिप्लेशन में आ जाएंगे, रिसोर्सेज खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, नेचर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लाइक अगर हम ट्रीज को ज़्यादा कट करते हैं तो हमारा फॉरेस्ट एरिया कवर होगा, प्लस प्रेसिपिटेशन अमाउंट कम हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन अमाउंट कम होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी नहीं रहेगी, एयर में मॉइस्चर नहीं रहेंगे, हमारा अंडरग्राउंड वाटर का लेवल कम हो जाएगा। मीन्स क्या होगा, ओवरऑल नेचर को अगर हार्म हुआ तो ह्यूमन बीइंग भी नहीं बचेगा, बिकॉज ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वेदर इट इज प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग, all are interdependent and interrelated with each other, सब एक दूसरे पे डिपेंड है, तो अगर एक को हार्म हुआ तो दूसरे को ऑब्वियसली हार्म होगा ही होगा। सो वी हैव टू यूज द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट it can fulfill our needs also and it can also be protected, it can also be sustained for the future generation also. So I hope आपको इकोसिस्टम प्लस हमें नेचर को कैसे यूटिलाइज करना है, उसको आपको प्रोटेक्ट कैसे करना है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर इकोसिस्टम। मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कनेक्टिंग, हैव अ गुड डे।